हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरुंग में। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th का 5th चैप्टर जो है जल। कल हमने वायु चैप्टर किया था। उम्मीद है आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आया होगा। उसमें हमने वायुमंडल की संरचनाएं अच्छे से पढ़ी थी, आर्द्रता, पवन, ये चीज़ें सब देखी थी। और आज हम देखेंगे जल। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस भी ज़रूर करें। पहली हेडिंग है हमारी जल चक्र। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, जल चक्र कहलाता है। वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण ये इसके एग्जाम्पल हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। यहाँ पे नोट है, थलशाला छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहता होता है। जल दो प्रकार का होता है, एक होता है लवणीय जल और दूसरा होता है अलवणीय जल। पहला है लवणीय जल, इसको जानेंगे। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश जो है नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है, ठीक है, जो लवणीय जल है। और अलवणीय जल है, इसे मीठा जल भी कहते हैं। इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? नदी, ताल, ठीक है, सोते एवं हिमनद, ये इसके एग्जाम्पल हैं अलवणीय जल के। जल का वितरण, पृथ्वी की सतह का 3/4 या 75% भाग जल से ढका हुआ है, ठीक है। महासागर 97.3%, बर्फ के छत्रक 0.2% भूमिगत जल 0.68%, झीलों का अलवण जल 0.009%, नमकीन झीलें 0.009%, वायुमंडल 0.0019% और नदियाँ 0.0001%, ठीक है। ये है जल का वितरण। अब यहाँ पे नोट है एक, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। जो लवणता होती है वो 1000 ग्राम जल में मौजूद जो है नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35% प्रति 1000 होती है, ठीक है। नेक्स्ट नोट है एक और, इज़राइल का मृत सागर में 340 ग्राम लीटर लवणता होती है। जो मृत सागर है उसमें, ठीक है, 340 ग्राम लवणता होती है लीटर, ठीक है। तैराक इसमें तैरते हैं। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। महासागरीय परिसंचरण, ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। महासागरीय गतियों को 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है तरंगे, दूसरा है ज्वार भाटा और तीसरा है धाराएं। याद रखेंगे आप तीनों नाम यहाँ पर। तरंगे जानते हैं पहले, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं, ठीक है। जितनी तेज पवन बहेगी, जितनी तेज हवा होगी मतलब, तो उतनी ही तेज जो है तरंगे भी बढ़ती जाती हैं।
महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो उन्हें तरंग कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग को सुनामी कहते हैं। अब तक का विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। जो अब तक विशाल जो माना गया सुनामी का वो कितना है? 150 मीटर। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट निकोबार के में है, वो 26 दिसंबर 2004 के सुनामी में डूब गया था। यहाँ पे डेट याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है ज्वार भाटा। दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है उसे ज्वार भाटा कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है, ठीक है, तो उसे भाटा कहेंगे। यानी कि जब डुबो देता है तो ज्वार भाटा, समझ गए आप, इस तरीके से। और जब पीछे चला जाता है तो भाटा कहते हैं अपने तट से, ठीक है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के मतलब निकट होता है जल के, तब क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल से जो जल है अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। तो आपको पता चल गया कि उच्च ज्वार कैसे आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। यानी कि इधर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जो ये कि पूरे एक सीध में होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप समझेंगे। और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को जो है वृहत ज्वार कहते हैं। जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। इसके जो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो है निम्न ज्वार भाटा आता है। इसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। यह मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है महासागरीय धाराएं। तो इसको हम पॉइंट वाइज समझेंगे। यहाँ पर महासागरीय धाराओं को, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। जो नियमित रूप से बहती हैं उनको जल की धाराएं, ठीक है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। याद रखेंगे आप, इस तरह की जो लाइन है ये डाइवर्ट होकर पूछी जा सकती है सेंटेंस देकर एग्जाम में। इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि गर्म धाराएं जो हैं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है, इस तरीके से पूछ सकता है, तो वो गलत होगा, ठीक है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय
या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर का बताया इसी तरीके से ये भी हो सकता है, तो इसको भी अच्छे से दिमाग में सेट करिएगा आप लोग। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं। ठीक है, मैं आपको PYQ जवाब देखोगे आपको पता चलेगा, और मुझे भी बताइएगा। वैसे मुझे पता है लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, कि जो लैब्राडोर महासागरीय धाराएं होती हैं वो ठंडी होती हैं, शीत जल धाराएं होती हैं, और जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म धाराएं होती हैं। ठीक है, जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जहाँ पर गर्म और शीत जल धाराएं मिलेंगी तो जो वो स्थान है पूरे वर्ल्ड में, विश्व भर में जो है मछली पकड़ने के लिए जो है मत्स्य क्षेत्र माना जाएगा सर्वोत्तम। ठीक है, जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होता है। ठीक है, अब है प्रशांत महासागर की धाराएं। वहाँ भी हमने क्या देखा था, महासागरीय धाराएं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो ठंडी धाराएं होती हैं वो उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय यानी अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, और जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं वो भूमध्य रेखा के निकट होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, उत्तरीय प्रशांत महासागरीय धाराएं, पहला है उत्तरीय विषुवतीय धारा। यह धारा महासागर के आर पार पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये भी डाइवर्ट होकर पूछा जा सकता है। ठीक है, जो उत्तरीय विषुवतीय धारा है वह महासागर के आर पार जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह धारा मध्य अमेरिका से उत्पन्न होकर फिलिपाइन द्वीप समूह तक जाती है। ठीक है, मध्य अमेरिका से उत्पन्न होकर फिलिपाइन तक, याद रखेंगे आप। सेकंड है क्यूरोशियो धारा। अभी हमने कौन सा देखा था, उत्तरी विषुवतीय धारा। अब सेकंड है क्यूरोशियो धारा। यह फिलिपाइन द्वीप से ताइवान तथा जापान में उत्तर को बहती हैं। ये जो है फिलिपाइन द्वीप से ताइवान तथा जापान में उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। यह एक गर्म जल धारा है। कौन सी, क्यूरोशियो धारा, ये गर्म है। थर्ड है आप लोगों का उत्तरीय प्रशांत अपवाह। यह धारा जो है जापान के दक्षिण पूर्वी तट से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, याद रखेंगे, दक्षिण पूर्वी तट से पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, जापान के। यह भी जो है गर्म जलधारा ही है। क्यूरोशियो और उत्तरी प्रशांत अपवाह जो धारा है ये दोनों कौन सी हैं, ये गर्म है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आप लोगों का जो जल चैप्टर है उसके नोट्स यहाँ पे फिनिश होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को नोट्स समझ में आ रहे होंगे, और जहाँ भी किसी को भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें आप लोग। कल हम देखेंगे 6 चैप्टर के नोट्स जो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। इसमें हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में देखेंगे। ठीक है, विषुवतीय वन जिसको कहते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो कल मिलते हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।